नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के बाद अवामी एक्शन कमेटी का विश्व भर के कश्मीरियों से प्रदर्शन को वैश्विक बनाने का आह्वान। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित आवास निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि के दुरुपयोग पर चिंता जताई। अमेरिका ने $185 अरब की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया। उत्तर अमेरिका ने अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से पहले जापान की ओर मिसाइल दागी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में जारी विरोध प्रदर्शन अब वैश्विक स्तर पर ले जाने की तैयारी है। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में रह रहे कश्मीरियों से कल रैलियां आयोजित कर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और दमन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाने की अपील की है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्यवाही में 90 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्षेत्र में लोगों को अगवा किए जाने की खबरों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे अरबों रुपए के आवास कार्यक्रम से धन हटाकर उसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। बैंक ने चेतावनी दी है कि इस कदम से गरीबी और बढ़ सकती है और कमजोर परिवारों के लिए आपदा का खतरा बढ़ सकता है। विश्व बैंक के अनुसार पात्र लाभार्थियों में से 84% अति गरीब और कमजोर वर्ग में आते हैं। इनमें से कई लोगों के पास सीमित बचत है, औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच बेहद कम है और उनके पास उत्पादक संपत्ति भी न के बराबर है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक हफ्ते से भी कम समय में प्योंगयांग द्वारा हथियार दागने की यह दूसरी घटना है। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी बताया है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल दागी है। एक रिपोर्ट।
ये परीक्षण दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा अगले सप्ताह से बड़े पैमाने के अपने सालाना सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा के 2 दिन बाद हुआ है। उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम के इस अभ्यास का उद्देश्य उत्तर कोरिया से संभावित खतरों के खिलाफ सैन्य तैयारी को मजबूत करना है। उत्तर कोरिया इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध करता रहा है और इसे हमले की तैयारी बताता है। प्योंगयांग ने पहले भी ऐसे अभ्यासों का जवाब हथियारों के परीक्षण और कड़े बयानों से दिया है। पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने उत्तर कोरिया से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का पता लगाया था। बताया जा रहा है कि जून के आखिर के बाद से देश का ये पहला बैलिस्टिक हथियार परीक्षण था। उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण की पुष्टि नहीं की है, हालांकि वो अक्सर अपने हथियार परीक्षणों के विवरण परीक्षण के 1 दिन बाद जारी करता रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। अमेरिका ने अपनी $185 अरब की गोल्डन डोम प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली के विकास में रक्षा कंपनियों, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, निवेशकों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करने के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। अमेरिका के लिए गोल्डन डोम के डायरेक्टर जनरल माइक ग्वेटलिन ने सालाना स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस सिंपोजियम में गोल्डन डोम फॉर अमेरिका इकोसिस्टम हब की घोषणा की है। अमेरिका के एक पूर्व मरीन रॉबर्ट गिलमैन को मानवीय आधार पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें रूस ने 4 साल से अधिक समय तक कैद रखा था। गिलमैन की रिहाई की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, जो मानवीय आधार पर उन्हें रिहा करने के लिए सहमत हुए। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार के अलग अलग विभागों ने भारत की ग्रांट सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लगभग 803 मिलियन नेपाली रुपए की कुल लागत वाले 8 विकास परियोजनाओं को नेपाल सरकार के तहत स्थानीय सरकारी संस्थाओं के जरिए पूरा किया जाएगा। कोलंबिया में भूकंप से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। कोलंबिया में आए भूकंप में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इस सदी में कोलंबिया में आया सबसे विनाशकारी भूकंप था। बचावकर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हैं। भूकंप से कई घर, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशांत महासागर की ओर स्थित चोको क्षेत्र में भूकंप केंद्र के पास स्थित कई आदिवासी समुदाय अभी भी बिजली और बुनियादी सेवाओं से वंचित हैं, जिससे बचाव और राहत कार्य और भी कठिन हो गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज विश्व हाथी दिवस के अवसर पर कहा है कि विश्व के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथी भारत में ही रहते हैं, जो देश को हाथी की पारिस्थितिकी विरासत का एक जीवंत प्रतीक बनाता है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत पृथ्वी के सबसे समृद्ध और विविध भूदृश्यों में से एक का घर है। उन्होंने बताया कि देश के 14 राज्यों में 33 हाथी अभयारण्य हैं, जो महत्वपूर्ण आवासों की रक्षा और उनके प्रवास मार्गों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जंगली एशियाई हाथी राजसी सुंदरता के प्रतीक हैं और इनका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। श्री सिंह ने हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र का अभियंता बताते हुए कहा कि वे घूमते हुए बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं, जिससे नए पौधों को उगने में मदद मिलती है और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। श्री सिंह ने नागरिकों से इन विशालकाय जीवों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के बाद आवामी एक्शन कमेटी का विश्व भर के कश्मीरियों से प्रदर्शन को वैश्विक बनाने का आह्वान। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित आवास निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि के दुरुपयोग पर चिंता जताई। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में जीते स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।